नमस्कार मित्रों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने 1813 का राजलेख, 1833 का राजलेख का अध्ययन किया था और 1853 का राजलेख। अब हम इस वीडियो में भारत सरकार अधिनियम 1858 और भारत परिषद अधिनियम 1861 का अध्ययन करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से भी समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858। लॉर्ड पामस्टर्न ने 12 फरवरी 1858 ईस्वी को भारत में दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए एक विधेयक संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया, किंतु कतिपय कारणों से पामस्टर्न को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके पश्चात लॉर्ड डर्बी प्रधानमंत्री बने। उनके काल में प्रस्तुत विधेयक 2 अगस्त 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद पारित हो गया। यह भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाया, जिसका उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना तथा साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। भारत शासन अधिनियम 1858 के प्रावधान की प्रमुख बातें अधोलिखित थीं, यथा नंबर 1, इस कानून के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। यह कार्य महारानी विक्टोरिया की एक राजकीय घोषणा द्वारा किया गया, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को उद्घोषित किया। नंबर 2, निर्देशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। भारत सचिव अन्यायवत ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। नेक्स्ट, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा भारत परिषद की स्थापना की गई। इसके 8 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन के क्राउन को तथा 7 सदस्यों के चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को दिया गया, परंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक था कि 15 में से कम 9 सदस्य ऐसे हों जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा कार्य कर चुके हों तथा अपनी नियुक्ति के समय उन्हें भारत छोड़े हुए 10 वर्ष से अधिक समय न हुआ हो। शासन के इस भाग को भारत सचिव और भारत परिषद को सम्मिलित करके गृह सरकार का नाम दिया गया। भारत सचिव उसकी परिषद के सदस्यों का वेतन व अन्य खर्चे भारतीय राजस्व से देने पड़ते थे। इस परिषद का मुख्य कार्य भारत सचिव को भारत के शासन के कार्य में परामर्श और सहायता देना था। भारत सचिव अपनी परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता था। उनको पदच्युत करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को ही प्राप्त था। नेक्स्ट, भारत सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष होता था। इस परिषद के निर्णय बहुत से लिए जाते थे। इसमें भारत मंत्री को सामान्यतः मत देने का अधिकार था। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर समान मत होने की दशा में उसे एक अतिरिक्त मत निर्णायक मत देने का भी अधिकार था। भारत सचिव को गवर्नर जनरल वायसराय के आवश्यक एवं गुप्त पत्र अपनी परिषद को बिना बताए भेजने या प्राप्त करने का भी अधिकार था। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय को मानने के लिए बाध्य था। अन्य सभी विषयों पर वह उसकी राय को ठुकरा सकता था। उसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी पड़ती थी। नेक्स्ट, भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय को भारत सचिव की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा और इस कारण उसे वायसराय भी कहा गया। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासन के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट ने सपरिषद भारत सचिव तथा भारत स्थित उच्च पदाधिकारियों के मध्य विभाजित कर दिया। गवर्नर जनरल की परिषद
के विधिक सदस्य तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाने लगी। 1861 में ही सर्वप्रथम जेम्स विल्सन द्वारा भारत में बजट प्रस्तुत किया गया तथा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 व भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861 पारित किया गया। परीक्षा दृष्टि से भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया। भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गई? भारत मंत्री या भारत सचिव एवं 15 संसदीय भारतीय परिषद में। भारत परिषद के सदस्य 15 की नियुक्ति कौन करता था? 8 सदस्य सम्राट द्वारा तथा 7 बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त होते थे। भारतीय मामलों में किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया? ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? 1861 के अधिनियम द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग।